नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार दायमा। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक महिला की कहानी जिसने अपने ही परिवार को तबाह किया। और ये कहानी है हरियाणा की, और उसी का एक जिला है हिसार, और उसी का एक गांव है तिरुवल्ला गांव। ये घटना है 23 अगस्त 2001। सुबह का समय था। एक नौकर रोजाना की तरह उस घर में जाता है और एक 4 साल के बच्चे को विद्यालय ले जाने के लिए वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद वह घर में जाकर जब देखता है तो चारों तरफ खून ही खून नजर आता है, और खून ही खून को देखकर वह जोर से चिल्लाता है। और अगले कमरे में जाता है तो और लाशों को देखकर वह बेहोश हो जाता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर बाहर खड़े चौकीदार अमर सिंह दौड़े हुए अंदर आते हैं। अंदर आकर जब वो देखते हैं वो खूनी मंजर, तो वो भी इस मंजर को देखकर बेहोश हो जाता है। उस उसकी चीखने की आवाज जब आस पड़ोस के लोगों तक पहुंचती है तो वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं लोगों में से पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी वहां आ जाती है, और लोगों के दिमाग में यही था कि ये कल परिवार जो हंस खेल रहा था, नाच गा रहा था, आज इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि सब के सब लोग मारे जा चुके। पुलिस आती है। पुलिस आकर अंदर देखती है। पुलिस वो नजारा देखकर घबरा जाती है। 9 लाशें एक ही परिवार की वहां पड़ी हुई। पुलिस उन लाशों को एक एक करके इकट्ठा करने लग जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजने लग जाते हैं। इकट्ठा करते समय उन्हें एक बॉडी महिला की थोड़ी गर्म लगती है तो पुलिस उसकी नब्ज टटोलती है। नब्ज टटोलने के बाद उनकी नब्ज टटोलती है। नब्ज टटोलने के बाद उनमें पाया जाता है कि ये महिला अभी जिंदा है। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद 12 घंटे बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद उससे पूछा जाता है कि आप बताइए कि घर पे क्या हुआ। तब वह महिला कहती है कि रात को जन्मदिन था छोटी बहन का, हम उसकी पार्टी कर रहे थे। पार्टी करने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए थे। तभी 8-10 लोगों का झुंड आता है और हम पे हमला करता है, और फिर हमें कुछ नहीं पता। इतना कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद पुलिस के फिर हाथ खाली कि जो परिवार था वो एक पूर्व विधायक जी का था। अब पूर्व विधायक जी बहुत दिल दरिया थे, अपने उसी गांव में सबकी मदद करने वाले थे। उनका नाम था रेलू राम पूनिया। जब विधायक जी का परिवार होने पर पुलिस पे भी ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा था कि इस केस को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए, पुलिस वापस उसी घटनास्थल पर जाती है और वहां जाकर सबूत साक्ष्य जुटाने की कोशिश करती है। साक्ष्य जुटाते समय पुलिस पुलिस को एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में एक नोट मिलता है। नोट में कुछ लिखा हुआ पढ़कर पुलिस को खुशी होती है कि अब ये केस का खुलासा हो जाएगा। पुलिस वो डायरी लेकर वापस उसी हॉस्पिटल में आती है जहां पे वो महिला जिसका उपचार चल रहा था। डायरी लाकर उस महिला को दिखाया जाता है तो वो महिला कहती है कि ये डायरी मेरी ही है। पुलिस की और खुशी होती है, बताओ कि तुमने ये मर्डर क्यों किया। तब महिला कहती है कि ये गुस्से में लिखा हुआ लेटर था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं मेरे परिवार से बहुत नफरत करती हूँ, मेरा बस चले तो मैं परिवार के एक एक सदस्य को जान से मार दूं। तो महिला कहती है ये गुस्से में लिखा हुआ है। तो फिर पुलिस उससे पूछती है कि ये किस बात का गुस्सा है। तो महिला कहती है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब परिवार वालों ने उससे शादी करने की परमिशन नहीं दी
तो मैंने घर छोड़कर चली गई और मैंने जाकर शादी कर ली। शादी करने के बाद मैंने मेरे पति के साथ कई बार बिजनेस करने की सोची, लेकिन हर बार बिजनेस में घाटा लग रहा था। तो मैं अपने पिता के पास वापस आती हूँ और वापस आकर अपने पिता से अपनी हिस्से की जमीन की मांग करती हूँ। मांग करने के बाद मेरे भाई के द्वारा मुझे डरा धमकाकर भेज दिया जाता है। तब मैंने ये लेटर अपने गुस्से में लिखा था, गुस्से में लिखा हुआ था, मैंने किसी की हत्या नहीं की। तो पुलिस ने उससे पूछा कि ये लेटर तुमने किसको लिखा, तो उसने कहा मैंने मेरे पति को लिखा। पुलिस इसकी तहकीकात करने के लिए उसके पति के पास जाती है, पति से मिलती है और सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस अपनी सख्ती दिखाती है तो वह उसका पति टूट जाता है। पति टूट जाता है और उसके पूरे राज खोलता है और वो कहता है कि ये मर्डर हम दोनों ने मिलके किया। फिर पुलिस उससे पूछती है कि आपने ये मर्डर किस तरह से किए। तो पति बताता है कि 23 अगस्त 2001 के दिन प्रियंका, जो उसकी छोटी बहन है, उसका जन्मदिन मनाने की प्लान करते हैं। वैसे उसका जन्मदिन 24 अगस्त 2001 का था। उस प्लान के अनुसार हम डीजे की व्यवस्था करवाते हैं, घर सजवाते हैं और पसंदीदा खीर जो मेरी पत्नी की थी वो बनवाते हैं। खीर में हम अधिक मात्रा में अफीम मिलाते हैं और हम डीजे पर केक काटने के बाद नाचने का बहाना करके नाचने लगते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं और बाकी सभी को खाना खिलाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत खीर मेरी पत्नी खाती है। खाना खाने के बाद लगभग 1-2 बजे के समय सबको नींद आने लगती है। जब नींद आने लगती है तो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं और मेरी पत्नी उस समय डीजे पर नाचते रहते। जब हमने देखा कि वहां अब डीजे पे कोई नहीं नाच रहा तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ और देखो कि सब सो गए क्या। पत्नी जाती है और सबको देखकर आके कहती है कि सभी सो गए। तब मैं कहता हूँ जाओ, आपके पास जो रिवॉल्वर है वो लेकर आओ, इन सबको गोली मार दो। पत्नी ने कहा रिवॉल्वर अगर मेरी रहेगी तो हम पकड़े जाएंगे और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 ही गोलियां है। फिर पत्नी एक लोहे का रोड लाती है और मुझे दे देती है। सबसे पहले हम मेरे ससुर के कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद मेरी पत्नी मुझे कहती है कि ये लो रोड और इसे मेरे पिता को मार दो। मैं घबरा जाता हूँ, मैं मार नहीं पाता, लेकिन मेरी पत्नी के बार बार टॉर्चर करने के बाद मैं गुस्से में आकर अपने ससुर पर रोड वार कर देता हूँ और 2-3 वार करने के बाद मेरी पत्नी अपने पिता की नब्ज टटोलती है और कहती है बधाई हो, आपने पहला मर्डर कर दिया है। मैं अपनी पत्नी का चेहरा देख के घबरा जाता हूँ कि जो अपने पिता की नहीं हुई वो मेरी हो सकती है क्या। फिर भी मेरा उस समय संतुलन खो देता हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी सास के कमरे में जाता हूँ। वहां जाने के बाद सास को मारने के लिए कहती है और मैं सास को भी मारने जब जा रहा था तो उसके पास एक 40 दिन की बच्ची सो रही। अब उसको अफीम का असर था नहीं तो वो रोड गलती से उस बच्ची के लग गए और उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद सास को मारा। इसके बाद हम उसके बड़े भाई सुनील के कमरे में गए। बड़े भाई उसका हसफुस था तो उसने पहले बड़े भाई के हाथ पैर बांधे, इसलिए कि अगर रोड से एक से वो ना मरे और वो वापस हमला ना कर सके। हाथ पैर बांधने के बाद हमने बड़े भाई को मारा, फिर उसकी पत्नी को मारा, उसके 2 बच्चों को मारा, फिर उसकी छोटी बहन को मारा। फिर उसने ये कहा कि अब एक रोड मुझे भी मार दो, लेकिन रोड धीरे मारना, जिससे ये लगे कि रात को हमला हुआ। लेकिन उस समय मेरे हाथ पांव फूले हुए थे, पता ही नहीं लगा कि कब जोर से रोड उसके सर पे लग गई और एक रोड लगते ही मेरी पत्नी वही जगह बेहोश हो गई और मैं डर के वहां से भाग गया। इतना खुलासा होने के बाद पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है और जेल में डालती है और उन दोनों को अदालत में पेश करती है।
अदालत में पेश करने के बाद उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा सुनाने के बाद उन दोनों को जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उन्होंने एक अपील करती है महिला, क्योंकि उसके 1.5 साल का बच्चा था, तो वो अपील करती है राष्ट्रपति से कि मुझे कम से कम सजा दें, और इसलिए कि मेरे एक 1.5 साल का बच्चा है, मैं उसका ख्याल रख सकूं। तब राष्ट्रपति जी ने कहा कि जब आपको अपने बच्चों की चिंता है, तो जब आपने 40 दिन के बच्चे को मार रहे थे, उस समय आपका ये दर्द कहाँ गया था? तो उसकी ये इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। और 2000 फिर 21 जनवरी 2014 को उसमें कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाता है कि जिन लोगों को अभी तक फांसी नहीं हुई है, उनकी सजा आजीवन कारावास कर दी जाए, क्योंकि वो रोज फांसी के डर से तिल तिल मर रहे होंगे, तो उनके अब वो मरने लायक खुद ही हो गए होंगे, उनको आजीवन कारावास कर दिया जाए। अब मरने वाले परिवार की सूची। मरने वाले परिवार में थे खुद रेलूराम एमएलए साहब, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, उनका बेटा सुनील, उनकी बेटे की बहू शकुंतला, उनकी छोटी बहन प्रियंका, सुनील के बेटा जो 4 साल का था, एक पोती जो 45 दिन की थी, और एक लड़का जो 2 साल का था। इस प्रकार कुल 8 लोगों की मृत्यु। इस कहानी का सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है, आपको डराने का नहीं है, कि लोग विश्वास करते हैं, परिवार पे करते हैं। अगर परिवार में ही दगाबाज हो तो फिर क्या होगा? आप सचेत रहें, अवेयर रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।